बेटा हम कक्षा 12 गृह विज्ञान पार्ट 3 के अंतर्गत परिसंचरण तंत्र में रक्त नलिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। रक्त नलिकाएं है क्या? जैसे हृदय के कोष्ठों में कुछ छिद्र होते हैं और उन कोष्ठों से होकर कुछ रक्त नलिकाएं जो होती हैं अंदर प्रवेश करती हैं। तो वह जो होता है जब अंदर प्रवेश करेंगी तो कुछ हृदय से बाहर की ओर भी निकलती है, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं? रक्त नलिकाएं कहते हैं, जिनमें से रक्त होकर के बहता है। अब देखिए मुख्यतः जो होता है ये नलिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है धमनी, एक होता है सिरा। तो जैसे रक्त नलिकाओं में क्या है, हृदय के कोष्ठों में कुछ छिद्र होते हैं जिनमें से होकर कुछ रक्त नलिकाएं अंदर क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं, अंदर प्रवेश करती हैं तथा कुछ हृदय से बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ हृदय से बाहर क्यों निकलती हैं, क्या कहलाती हैं? रक्त नलिकाएं कहलाती हैं। ये रक्त नलिकाएं होंगी। तो रक्त नलिकाएं मुख्यतः कितने प्रकार की? दो प्रकार की। इसमें एक होता है धमनियां, इसको कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं आर्टरीज, इंग्लिश में कहते हैं। धमनिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्टरीज। ये आर्टरी हो गया। देखिए धमनिया क्या है, ये मांसपेशियों की बनी लचीली नलिका होती है। धमनी जो होती है मांसपेशी की बनी क्या होती है? बनी लचीली नलिकाएं होती है। नलिका होती है। तो अब इसकी क्या है कि देखिए धमनिया की दीवार क्या होती है? मोटी होती है और हृदय में शुद्ध रुधिर लेकर के निकलने वाले तथा अंगों को रुधिर क्या करने पहुंचाने वाले नली जो होती है क्या करती हैं? धमनियां कहलाती हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हृदय को शुद्ध रुधिर लेकर निकलने तथा अंगों को रक्त पहुंचाने वाली नलिकाएं धमनियां कहलाती है। ये होता है। तो इसमें क्या है कि देखिए हमने हृदय पढ़े होंगे। ये हृदय की रचना है मनुष्य के चार चैम्बर हैं। यहाँ पे क्या है कि
एक जब यहाँ से ये शिरा अग्र महाशिरा, ये पश्च महाशिरा, यहीं पे पश्च महाधमनी थी, ठीक। तो यहाँ से तो ये धमनी नहीं, ये शिरा है, अग्र महाशिरा पश्च महाशिरा, और ये धमनी है, ये फुफ्फुसी शिरा है, और ये जो होता है ये फुफ्फुसी धमनी है। तो इस तरीके से धमनियाँ जो होती हैं वो रुधिर को उसमें शुद्ध रुधिर बहता है और क्या करती हैं कि शरीर के समस्त भागों तक पहुंचाती हैं रुधिर को। और शिराएँ जो होती हैं वह अशुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों से एकत्रित करके सीधे कहाँ लाती हैं? दाहिने अलिंद में, हृदय के दाहिने अलिंद में। तो इस प्रकार से जो धमनियाँ होती हैं इसमें ऑक्सीजन युक्त और चटकीला लाल जैसा रंग का रुधिर हो बहता है और इनमें क्या होता है, रक्त झटके के साथ तीव्र गति से प्रवाहित होता है। धमनियों में रुधिर जो होता है झटके के साथ तीव्र गति से प्रवाहित होता है। तो यह जो होता है क्या है कि जो रक्त है ना, सीधा हृदय से ही आता है। तो जैसे जैसे धमनियाँ आगे बढ़ती हैं वो अनेक शाखाओं में क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। और इस प्रकार से इसका एक क्या होता है, जाल सा बिछ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, धमनिकाएँ कहते हैं, ठीक है। तो धमनियाँ जो होती हैं है ना, धमनियों एक जो होता है जब एक रहेगी तब उसको तो धमनियाँ कहेंगे ही, लेकिन जैसे जैसे यह शाखाओं में से बढ़ती चली जाएगी, ये इस तरीके जैसे जैसे शाखाओं में बढ़ती चली जाएगी तो इसको क्या कहेंगे, धमनिकाएँ। तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कि देखिए जैसे जैसे धमनियाँ आगे है ना, जैसे जैसे धमनियाँ क्या होती हैं, आगे बढ़ती है, ये क्या होती है, अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसे जैसे आगे तरफ बढ़ती हैं अनेक शाखाओं में क्या होती हैं, बढ़ जाती है। तो जब ये पूरी बढ़ जाएगी तो इन्हें क्या कहेंगे, शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें धमनिकाएँ कहते हैं। धमनिकाएँ कहते हैं। धमनिकाओं को इंग्लिश में कहते हैं आर्ट्रियोल्स, ARTERI, आर्ट्रियोल्स। इन्हें क्या कहते हैं, धमनिकाएँ, आर्ट्रियोल्स कहते हैं, ठीक। अब इन्हीं का जो होता है शरीर में संपूर्ण जाल बिछा होता है, जिसे शरीर का क्या करती है, पोषण करती है, ठीक है। दूसरा जो होता है, अब देखिए इसी के अंतर्गत है केशिकाएँ। केशिकाएँ क्या है कि देखिए ऊतकों में प्रवेश करने पर है ना, ऊतकों में क्या होता है, ऊतकों में प्रवेश करने पर, ऊतकों में क्या होता है, प्रवेश करने पर प्रत्येक धमनिका क्या होती है, 10 से 100 है ना, महीन व छोटी छोटी
शाखाओं में क्या होती है, बट जाती है। तो अभी तो आपने पढ़ा कि इसमें धमनिकाओं में, तो देखिए धमनिकाओं में ये भी बढ़ती है, लेकिन क्या होता है, यह विभिन्न अंगों में पहुंचकर, समझ में आ रहा है, ये जो होती है अंगों में पहुंचकर, देखिए यहाँ लिखा है अंगों को रक्त पहुंचाने, तो ये अंगों में जब पहुंचती है तो अंगों में पहुंचने के बाद इसमें 6 से 8 बार, 6 से 8 बार विभाजन होता है। और ये ठीक, ये जो होता है ये ऊतकों में प्रवेश करने पर 10 से 100 बार, ये 6 से 8 बार विभाजन होती है, ठीक है। और ये 10 से 100 बार महीन शाखाओं कहाँ पर, ऊतकों में जब प्रवेश करती है, ठीक है। तो इन्हीं जो शाखाओं को क्या कहते हैं, बढ़ जाती है जब, तो इन शाखाओं को धमनी केशिकाएं कहते हैं। धमनी केशिकाएं, धमनी केशिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ होता है कि सूक्ष्म नलिकाओं में परिवर्तित हो जाती है, और इसमें क्या है कि इनकी दीवारों में मांसपेशियाँ ना होकर क्या होती है, कोशिकाओं से निर्मित होकर जाली के समान रचना बन जाती है, ठीक है। तो कुछ कोशिकाएं तो बाल की मोटाई के बराबर होती हैं, और यही कारण होता है कि इनकी दीवारों से होकर ऑक्सीजन तथा तरल जो पोषक द्रव होते हैं सरलता से कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये कोशिका है और ये है, तो यहाँ पर जब होता है ये पतली एकदम झिल्ली नुमा रहेगी, तो इसमें से ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थ सरलता से एक दूसरी कोशिका में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अंदर से अशुद्ध रुधिर लेकर यह वापस आ जाता है, ठीक है। अंदर से अशुद्धियाँ रुधिर ने अशुद्धियाँ लेकर के क्या होता है, ये वापस आ जाता है। संपूर्ण शरीर में क्या होता है, कोशिकाओं का जाल बिछा है, तो इन्हीं कोशिकाओं के कारण मांसपेशियों का रंग क्या होता है, लाल होता है, ठीक है। और जब मांसपेशियाँ क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो वही क्षतिग्रस्त होने पर, इन कोशिकाओं के जो क्षतिग्रस्त होने पर रक्त जो होता है बाहर निकलता है। तो ये है कि केशिकाएँ, ठीक। अब दूसरा जो होता है नंबर 2, ये तो मेन था नंबर 1 में, अब नंबर 2 में देखिए मेन में ये होता है शिराएँ। ये शिराएँ जो होती हैं इसको कहते हैं वेन, ठीक है, इसको कहते हैं वेन्स, शिराएँ कहते हैं। अब देखिए क्या है, शिराओं में धमनी, इसमें है धमनी केशिकाओं, धमनी केशिकाओं के अंतिम सिरे बदलकर, धमनी केशिकाओं के अंतिम सिरे बदलकर शिरा केशिकाएं बनाते हैं, शिरा केशिकाएं बनाते हैं। अब देखिए ये शिरा केशिकाएं बनाते हैं, तो इनमें अशुद्ध रुधिर होता है, क्या होता है, इनमें अशुद्ध रुधिर होता है। इसमें कौन सा रुधिर है, अशुद्ध रुधिर। और ये केशिकाएं परस्पर जुड़कर मोटी
क्या बनाती हैं, सिरिकाएँ बनाती हैं। ठीक, ये केशिकाएँ परस्पर जुड़ करके मोटी क्या बनाती हैं, सिरिकाएँ। ये केशिकाएँ जुड़कर मोटी सिरिकाएँ बनाती हैं। सिरिकाएँ बनाती हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो सिरिकाएँ बनी है ना, तो किसके कारण बनी, धमनी केशिकाओं के जो अंतिम सिरा था, उस अंतिम सिरा के है ना क्या था, बदलने पर, अंतिम सिरा के बदलने पर इसमें जिनमें अशुद्ध रुधिर बहता है, ये अशुद्ध रुधिर, और यही कोशिकाएं जुड़ करके क्या बनाती हैं, सिरिकाएँ, मोटी सिरिकाएँ बनाती हैं। तो जैसे ये है कि जो सिरा है, सिराएँ तो गहरे लाल रंग की होती हैं और इनकी दीवार क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, सिरा की सिराएँ क्या होती हैं, सिराएँ गहरे लाल रंग की होती हैं, गहरे लाल रंग की होती है। ये सिराएँ गहरे लाल रंग की होती हैं और इनकी दीवार पतली तथा गुहा क्या होती है, चौड़ी होती है। इनकी दीवार पतली तथा गुहा चौड़ी होती है। ये दीवार पतली तथा गुहा क्या होती है, चौड़ी। किसकी, सिराओं की। देखिए सिराओं में क्या होता है ना कि कपाट होते हैं, सिराओं में बीच बीच में क्या होता है, कपाट होता है, और इसकी जो गुहा चौड़ी होती है और दीवार पतली होती है। यही कारण क्या होता है, ये जब रिक्त हो जाती हैं तो ये पिचक जाती है। ठीक है, और सिराओं की गुहा के अधिक चौड़ा होने पर क्या होता है, रुधिर दाब बहुत कम होता है और यह निरंतर व धीमी गति से क्या होता है, बहता रहता है। इसीलिए क्या है, उन सिराओं में जो शरीर के निचले और हृदय के दूरस्थ भागों में होती है ना, रुधिर के उल्टी दिशा में बहने की आशंका रहती है। तो इसी कारण क्या होता है कि रुधिर को उल्टी दिशा में बहने से रोकने के लिए इसमें स्थान स्थान पर एक तरफा जो होते हैं अर्धचंद्राकार कपाट लगे होते हैं, जो केवल क्या होते हैं, हृदय की दिशा में ही खुलते हैं। ठीक है, तो एक तो ये सिरा हो गई। अब देखिए हम चलते हैं खुला व बंद परिसंचरण तंत्र। ठीक है, खुला व बंद परिसंचरण तंत्र, ये टॉपिक यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है खुला व बंद परिसंचरण। खुला व बंद परिसंचरण तंत्र। देखिए जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं, है ना, मतलब आर्थ्रोपोड्स मतलब होता है कीट वर्ग जो होते हैं जितने, और मोलस्का जिसमें सीपी, घोंघा होते हैं, उनमें रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं केशिकाओं में विभाजित नहीं होती। और इन जंतुओं में क्या होता है कि रुधिर वाहिनियाँ देहगुहा में खुलते हैं। तो रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं वो देहगुहा में खुलते हैं, और जब देहगुहा में खुलेंगे तो इन खुले स्थानों को क्या कहते हैं, साइनस, मतलब गुहा कहते हैं। इन खुले स्थानों को क्या कहते हैं, गुहा कहते हैं। और इसी में क्या होता है, उपस्थित जो रुधिर होता है उस अशुद्ध होता, मिक्सचर होता है, इसलिए उसको कहते हैं हीमोलिम्फ।
हीमोलिम्फ, रुधिर लसिका कहते हैं। तो देहगुहा के अंदर जो हीमोलिम्फ में विभिन्न अंग क्या होते हैं, डूबे रहते हैं। तो जिसमें डूबा रहता है अर्थात हीमोलिम्फ से भरी देहगुहा को क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं। और हीमोलिम्फ अंगों के ऊतकों कोशिकाओं को भोजन व ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ठीक है। तो खुला परिसंचरण कहाँ होता है, मतलब ऐसे प्राणी जिनमें रुधिर वाहिनियाँ केशिकाओं में विभाजित नहीं होती। ठीक है। ऐसे प्राणी जिनमें क्या है, रुधिर वाहिनियाँ केशिकाओं में विभाजित क्या होती, नहीं होती है। और इन जंतुओं के रुधिर वाहिनियाँ रुधिर वाहिनी कहाँ खुलते हैं, चौड़े देह गुहा में खुलते हैं, चौड़े देह गुहा में खुलते हैं, जिनमें क्या होता है, हीमोलिम्फ, जिनमें क्या होता है, हीमोलिम्फ भरा रहता है। तो हम बता दिए ना हीमोलिम्फ। देखिए जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें रुधिर जो होता है लाल नहीं होता, सफ़ेद होता है। तो ऐसे रुधिर को हीमोलिम्फ कहते हैं। और ये हीमोलिम्फ उसी जो गुहा होती है वो हीमोलिम्फ से क्या होता है, भरा होता है, जिसमें क्या होता है, अंग क्या होते हैं, डूबे रहते हैं। इसमें अंग क्या होते हैं, इसमें विभिन्न अंग डूबे रहते हैं। ठीक है। तो अब उसकी देहगुहा को क्या कहते हैं, हीमोसील। बस में हीमोलिम्फ से भरी देह गुहा, हीमोलिम्फ से भरी देहगुहा को क्या कहते हैं, हीमोसील कहते हैं। ये हीमोसील होता है। अब दूसरा आता है बंध परिसंचरण। ठीक है। बंध परिसंचरण, देखिए बंध परिसंचरण में क्या होता है कि जिन प्राणियों में रुधिर बंद वाहिनियों में बहता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बंध परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अर्थात रुधिर अंगों के सीधे संपर्क में नहीं रहते। ये रुधिर किसके, धमनियों तथा शिराओं के द्वारा बहती है। ठीक है। तो धमनियों तथा यह हम कह सकते हैं कि रुधिर इसमें रुधिर बंद वाहिनियों
में बहता है, ठीक है, और अंगों के सीधे संपर्क में नहीं रहता है। बात समझ में आ गई? तो ये बंद प्रकार का परिसंचरण है। अब देखिए एक है इसमें दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण में क्या है, ये तो आप देख लिए इसको। रुधिर में क्या होता है, बंद वाहिनियों में बहता है और अंगों के सीधे संपर्क में नहीं रहता है। इस प्रकार के परिसंचरण को बंद परिसंचरण कहते हैं। अब देखिए बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण, तो देखिए दोहरा परिसंचरण कब कहेंगे, स्तनधारियों के हृदय में क्या होता है, स्तनधारियों के हृदय में क्या होता है, शुद्ध व अशुद्ध, शुद्ध व अशुद्ध। स्तनधारी मतलब जैसे मनुष्य वगैरह है, हाँ, गाय भैंस भेड़ बकरी सब स्तनधारी हैं जो बच्चे देते हैं। तो ये शुद्ध अशुद्ध दोनों, शुद्ध व अशुद्ध दोनों प्रकार का रुधिर आता है। तो देखिए अब इसमें क्या है कि जो फेफड़े होते हैं, है ना, तो फेफड़ों से पल्मोनरी परिवहन द्वारा, है ना, परिवहन द्वारा शुद्ध रुधिर हृदय के कहाँ आएंगे, बाएं, हृदय के बाएं अलिंद में तथा क्या होगा, समस्त शरीर से क्या होंगे कि जो अशुद्ध रुधिर होता है उसे क्या होता है, अशुद्ध रुधिर दैहिक परिवहन द्वारा दाहिने अलिंद में पहुंचता है, ये में पहुंचता है। तो इस प्रकार के परिसंचरण को क्या कहते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ये दोहरा परिसंचरण है, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट बेटा, ये पूछा जाता है बोर्ड में, 1 नंबरी जो क्वेश्चंस होते हैं ये पूछा जाता है। तो इसको हम लिख देते हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए ये तो हो गया, इसमें परिसंचरण तंत्र में हृदय होता है, हाँ, हृदय के बाद अब देखिए इसमें धमनी और शिरा में अंतर पूछा जाता है।
इम्पॉर्टेंट वो भी है। ये होता है धमनी व शिरा में अंतर। ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। धमनी और शिरा में अंतर, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। और एक होता है दोहरा परिसंचरण, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए धमनियाँ, पहली बात तो ये होता है, अगर अंतर लिखना होता है तो एक तरफ ऐसे लिखते हैं धमनी, एक तरफ लिखते हैं शिरा, ठीक है। अब धमनी जो होती है ना, इसकी धमनियाँ जो होती है क्या होती है, मांसपेशियों गहराई में स्थित होती है। तो यहाँ लिखते हैं धमनियाँ मांसपेशियों की गहराई में स्थित होती है। और ये कहाँ स्थित होता है, ये तो मांसपेशियों की गहराई तो स्थित नहीं होता है ना। तो शिराएँ क्या होती हैं, शिराएँ त्वचा के समीप क्या होती हैं, होती है। अब जैसे ये मेरा हाथ है, अब देखिए जो नसें दिख रही हैं ये त्वचा के पास ही है ना, तो ये शिरा है। और जो नीचे जो होती है महीन नलिकाएँ होती हैं, वो क्या होती है, धमनियाँ होती हैं। तो ये पहला हो गया नंबर 1। दूसरा, धमनियों में जो रुधिर का रंग क्या होता है, इसमें चटकीला लाल होता है। रुधिर क्या होता है, रुधिर का रंग चटकीला लाल होता है, पहला। दूसरा हो गया, इसमें क्या होता है, इसमें नीले बैगनी रंग के होते हैं। इसमें रुधिर का रंग क्या होता है, नीले बैगनी, नीले बैगनी है ना, नीले बैगनी रंग का होता है। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा एक पॉइंट है कि देखिए धमनियाँ जो होती हैं इसमें कपाट नहीं होते, ये कपाट रहित मतलब कपाट नहीं होता, कपाट रहित होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये कपाट युक्त होते हैं, ये कपाट युक्त होते हैं। 3, चौथा होता है इनकी भित्ति, तो इनकी भित्ति क्या होती है, मोटी होती है। और इनकी दीवार पतली होती है। लास्ट इसमें 5वां, इसकी दीवार पेशी व लचीली होती है, इसकी दीवार महीन व लोचदार होती है। तो धमनियों में इसमें क्या होता है, इसमें धमनियों में इसमें क्या होता है, ऑक्सीकृत रुधिर, इसमें ऑक्सीकृत रुधिर बहता है। इसमें अनाक्सीकृत रुधिर बहता है। इसका मतलब होता है अशुद्ध, इसका मतलब होता है शुद्ध।
लास्ट इसमें अब है पेसमेकर। पेसमेकर, तो पेसमेकर क्या है? इसे जो हृदय होता है, हृदय के दाहिने आलिंद के पास या आलिंद के पास क्या होता है? एक दाहिने हृदय के दाहिने आलिंद के पास से पीछे की ओर अग्र महाशिरा अंदर प्रवेश करती है। तो जहाँ से ये प्रवेश करती है ना, वहीं पर एक गांठ होती है, गांठ प्रवेश करती है, वहाँ एक क्या होता है? गांठ होती है, वहाँ एक गांठ होती है जिसे शिरा आलिंद गांठ कहते हैं। शिरा आलिंद गांठ को ही पेसमेकर कहते हैं, जो हृदय को धड़काने का कार्य करती है। बस नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में। धन्यवाद।